अपना ये रेक्टिफिकेशन तक चैप्टर हो गया। उसके बाद मैं यूनिट 5 का भी नहीं पढ़ा रही हूँ, ये 6 पढ़ा रही हूँ, ठीक है ना। बिल्स ऑफ एक्सचेंज अपना 13 चैप्टर 397 पेज नंबर पे है। ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 ऑफ इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, a bills of exchange is an instrument in writing containing an unconditional order signed by a maker directing certain person to pay a certain sum of money only to or the order of the certain person or the bearer of the instrument। ये इसकी डेफिनेशन लिखेंगे आप, ठीक है ना। बिल्स ऑफ एक्सचेंज की ये क्या होता है? एक रिटर्न इंस्ट्रूमेंट है ना, रिटर्न इंस्ट्रूमेंट है जिसमें अनकंडीशनल ऑर्डर होता है। ऑर्डर होता है उसमें जिसमें किसकी साइन होते हैं? जो उसने उस बिल को बनाया उसके साइन होते हैं। और वो बिल ऑर्डर देता है सर्टेन डायरेक्ट, मतलब सर्टेन पर्सन को बोलता है कि आप इतने सर्टेन सम ऑफ मनी, इतना मनी आप इतने टाइम पीरियड के बाद पे करेंगे, ठीक है ना। इसमें वो ऑर्डर में लिखा रहता है। ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज का स्पेसमैन दिया है, ऐसा रहता है। मतलब जिसने बनाया है और जो खरीद रहा है वो दोनों के उसमें एक्सेप्टेंस रहते हैं, ठीक है ना, दोनों लिखे रहते हैं, ठीक है। तो जिसने गुड्स बेचा है वो बिल बना के देता है जिसको बेचा है, क्योंकि वो उस टाइम तुरंत पैसे नहीं दे रहा है। जैसे क्रेडिट सेल कर रहे हैं और तुरंत वो पैसे नहीं दे पा रहा है, तो बेचने वाला सेलर क्या करेगा? बिल बनाएगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाएगा उस परचेजर के नाम पे, और वो परचेजर उस पर अपनी एक्सेप्टेंस देगा कि हाँ मैं इतने दिन बाद आपको पैसे दे दूंगा। तो यही होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? अनकंडीशनल ऑर्डर है, क्रेडिटर बनाता है, राइटिंग में होता है, रिटर्न होता है, ठीक है ना। इट इज एन ऑर्डर टू पे अ स्टेटेड अमाउंट। एक ऑर्डर होता है कि आप स्टेटेड अमाउंट पे करोगे स्पेसिफिक डेट पे। द मेकर को ड्रॉअर बोला जाता है, ठीक है ना। द मेकर ड्रॉअर साइंस द बिल, ड्रॉअर साइन करता है। बिल हैज टू बी एक्सेप्टेड बाय द ड्रॉई डेटर, और डेटर क्या करता है? उस पर एक्सेप्टेंस देता है, क्योंकि देखो अपने लिए तो वो डेटर है ना, क्योंकि वो हमें पैसे देगा, इसलिए एक्सेप्टेंस देगा वो, जिसको ड्रॉई बोला जाता है। और ड्रॉवर जो बिल बनाता है उस पर ड्यूटी स्टैंप लगा रहता है, स्टैंप रहता है, ठीक है ना। द डेटर इज अलाउड 3 days ऑफ ग्रेस डेज। अब देखो जैसे अपन ने 3 महीने का बिल बनाया और वो बिल मैच्योर हो रहा है 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल को उस बिल पे पैसे देने हैं, तो उसमें 3 दिन का ग्रेस डेज और जोड़ दिया जाता है। तो अप्रैल के बाद, अब 1 अप्रैल के बाद 2, 3, 4, तो वो 4 तारीख को बिल पे पैसे देगा। मतलब 3 दिन उसको और दिए जाते हैं, उसको बोला जाता है ग्रेस डेज। मतलब बिल मैच्योर होने के 3 दिन बाद, फॉर अ डेट ऑफ द बिल पेमेंट, ठीक है। ये हुआ अपना बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब इम्पोर्टेंट में डेट, टर्म, डेज ऑफ ग्रेस, ड्यू डेट, ये सब मैं बता चुकी हूँ, ठीक है ना। कि मतलब जब बिल बना है वो क्या टर्म है पे, ठीक है ना, ये सब। तो ये उतना कुछ खास नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटिंग टू कैलकुलेशन ऑफ ड्यू डेट। अब देखो यहाँ ड्यू डेट निकालने का वही थोड़ा बताया है। जैसे आपने बिल बनाया है 1 जनवरी को, 3 महीने का टाइम दिया है, तो आप 1 जनवरी से 3 महीने तक गिनिए। जनवरी, फरवरी, देखो जनवरी से फरवरी, फरवरी से मार्च, मार्च से अप्रैल, ऐसे गिनना। जनवरी, फरवरी, मार्च ऐसे नहीं गिनना, ठीक है ना, क्योंकि 1 जनवरी को बोल रहा है। तो जनवरी से फरवरी, फरवरी से मार्च, और मार्च से अप्रैल, ऐसे गिनना, ठीक है ना। मार्च से अप्रैल हो गया, तो ड्यू बनी 1 दिन का। अब देखो 1 अप्रैल को अपनी ड्यू डेट हो रही है पे करने के लिए, पर 3 दिन का ग्रेस डेज और जोड़ेंगे तो ये 4 अप्रैल आया, ठीक है। अब 1 अगस्त को बना है, 4 महीने गिननी है। अगस्त से सितंबर, सितंबर से अक्टूबर, अक्टूबर से नवंबर, नवंबर से दिसंबर, दिसंबर हो गया। 4 दिन और जोड़ देंगे, 3 दिन, तो 4 दिसंबर आएगा। फिर नवंबर को है 2 मंथ का, नवंबर से दिसंबर, दिसंबर से जनवरी। आपका पूरा 2 मंथ कंप्लीट होना चाहिए इसलिए, ठीक है ना। ऐसे में अपन नवंबर दिसंबर गिन लेंगे तो अपना गलत हो जाएगा, क्योंकि 2 मंथ कंप्लीट करना है अपन को, इसलिए नवंबर से दिसंबर, दिसंबर से जनवरी, 4 जनवरी। आए समझ में? ऐसे निकालते हैं ड्यू डेट। If the duration of the bill is given in month and the bill is drawn at the beginning of any month, due date will be as under। अब देखो, जैसे आपको ये भी ध्यान में रखना है, फरवरी में 30 days होते हैं, है ना, तो फिर उसको आप फिर कंसीडर करना पड़ेगा। हैंस लास्ट डे ऑफ फरवरी विल बी कंसीडर एज डेट ऑफ एन एक्सपायरी ऑफ द ड्यूरेशन। और जैसे कोई हॉलीडे हो गया है ना, जैसे संडे पड़ गया या कुछ हॉलीडे हो गया, तो फिर वो एक डेट आगे ऐसे खिसक जाता है, ठीक है ना। तो वही डेट निकालने का ही दिया है, काफ़ी उतना ज़्यादा इतना कुछ दिक्कत नहीं डेट निकालने के लिए अपन को।
उसके बाद अमाउंट, स्टैम्प, कंसिडरेशन, नेम ऑफ द एड्रेस, मतलब जो बिल पे रखे रहता है वही सब बताया है। अब ये मैं पार्टीज बताती हूँ कौन कौन सी पार्टीज इसमें होती है, ठीक है ना। पहला अपना होता है ड्रॉवर, मेकर जो बिल बनाता है। दिस इज द पर्सन हु मेक्स द बिल एंड साइंस एट द एंड राइट हैंड साइड, मतलब यहाँ पे मैंने दिखाया था ना वो स्पेसिमेन में राइट हैंड साइड साइन रहता है। इसको दिस पर्सन ऑर्डर टू, ये पर्सन ऑर्डर देता है ड्रॉई को कि आप बिल पे करोगे। ड्रॉई और डेटर कौन होते हैं? दिस पर्सन इज ऑन हुम द बिल इज ड्रॉन, ये वो पर्सन है जिसके ऊपर बिल बनाया गया है। शी ही इज रिस्पॉन्सिबल टू मेक पेमेंट, ये रिस्पॉन्सिबल है पेमेंट करने के लिए। शी इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सेप्टर, इनको एक्सेप्टर भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि एक्सेप्टेंस देते हैं बिल पे। द नेम एंड एड्रेस ऑफ द ड्रॉई इज नॉर्मली स्टेटेड इन द एंड ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड एंड में इसका जो भी नेम है, ड्रॉई का एड्रेस है, ये सब उसमें लिखा रहता है। और पेई और रिसीवर कौन होता है? दिस इज द पर्सन हु रिसीव द पेमेंट ऑफ द बिल, मतलब पेई रिसीवर वो होता है जब बिल पे उसको पैसे मिल जाते हैं। देखो अगर बिल इसके पास है, ड्रॉवर के पास है ना, तो पे यही है, रिसीवर यही है। पर कभी कभी ऐसा होता है उसको जल्दी पैसे चाहिए रहता है तो वो उस बिल को किसी और को दे देता है, तो उस कंडीशन में पैसे जिसको मिलेंगे वो रिसीवर है। दिस इज द पर्सन हु रिसीव द पेमेंट ऑफ द बिल इफ द ड्रॉई कीप्स द बिल विथ हर, वही ड्रॉवर अपने पास उसको बिल रखेगा तो रिसीवर वही है। डज नॉट गिव एनीबडी एंड एल्स, अदरवाइज द पर्सन हु इज द बीरर मतलब जिसके पास वो बिल होगा वही अपना पेई होगा, मीन जिसको पैसे मिल गए। ठीक है। अभी एडवांटेजेस क्या होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का? रिटर्न प्रूफ होता है डेब्ट का, मीन्स आपने जो भी लेन देन किया है, ठीक है ना, वो रिटर्न में है, प्रूफ है आपके पास। फिर नेक्स्ट क्या है? मीन्स ऑफ एक्सपेंडिंग बिजनेस। एक्सपेंडिंग बिजनेस में क्या है? देखो अब आप हर किसी को कैश में दोगे तो जिसके पास तुरंत कैश देने के लिए पैसे नहीं है वो आपसे बिजनेस क्यों करेगा? नहीं करेगा। इससे क्या होता है? आप क्रेडिट में भी उनको फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हो, ऐसे में आपको बिजनेस फैलता है। इन द प्रेजेंट एज व्हेन ट्रांजैक्शन आर मोस्टली ऑन क्रेडिट, यूज ऑफ बिल्स कैन हेल्प इन एक्सपेंडिंग बिजनेस। अब बिल बना दीजिए, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्या है? मीन्स ऑफ मेकिंग पेमेंट। बिल रिसीवेबल कैन बाय अ क्रेडिटर फ्रॉम हिज हर डेटर कैन बी यूज्ड बाय द क्रेडिटर इन सेटलमेंट ऑफ हिज हर डेब्ट टू द अदर पार्टीज। अब देखो उसने आपने उससे बिल लिया और वो बिल आप चाहे तो किसी और को भी दे सकते हो जो आपके डेट, जैसे राम ने उसको गुड्स बेचा शाम को, ठीक है ना, राम ने गुड्स बेचा शाम को और राम ने बिल बनाया शाम के ऊपर, और राम ने भी किसी से गुड्स खरीदा होगा ना उधारी में, तो अब राम को भी पैसे देने पर राम के पास तो पैसे नहीं, तो राम क्या करेगा? वो बिल जो उसने शाम के ऊपर बनाया था उस बिल को वो अपने उसको दे देगा जिससे उसने खरीदा था गुड्स क्रेडिट में, उसको दे देगा। तो वही बोल रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। क्रेडिटर सेटल कर सकता है अपने खुद के डेब्ट को अदर पार्टी को दे के, ये बता रहे हैं इसमें। नेक्स्ट क्या है? मीन्स ऑन रिसीविंग पेमेंट। इफ द क्रेडिटर डज नॉट वांट टू वेट फॉर द पेमेंट। अब क्रेडिटर जिसके पास बिल है वो पेमेंट के लिए टाइम मतलब रुक नहीं सकता, जिस 3 महीने का टाइम दिया और उसको वो रुकना नहीं चाहता है तो वो क्या करेगा? उस बिल को वो बैंक में जाके डिस्काउंट करा सकता है, किसी और को दे सकता है, तो कई तरीके हैं उसके, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? पेमेंट ऑन ड्यू डेट। अब ड्यू डेट पे पेमेंट अपना हो जाता है, ठीक है ना। बिल्स हैव स्पेसिफाइड डेट फॉर द पेमेंट। अब उसमें डेट स्पेसिफाई रहती है तो आपको पता है कितने दिन बाद पेमेंट हो ही जाएगा। देयरफॉर क्रेडिटर नीड नॉट आस्क फॉर पेमेंट अगेन एंड अगेन, इसलिए बार बार आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मेरे पैसे दे दो, मेरे पैसे दे दो, ठीक है ना। सर्टेनिटी ऑफ रिसीविंग पेमेंट, और सर्टेनिटी है कि आपको पैसे मिलेंगे क्योंकि ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है ना। अगर वो पैसे नहीं देगा तो उसके लिए लीगल एक्शन लिया जाएगा, इसलिए वो पैसे देगा ही देगा, ठीक। अब डेटर्स को क्या इससे एडवांटेजेस मिलता है? इजी इन क्रेडिट परचेज। डेटर मतलब जो जिसने एक्सेप्टेंस दी, जिसने उधारी में खरीदा, ठीक है ना, वो इजीली क्रेडिट परचेज कर सकता है बिना कोई दिक्कत के, है ना। कैश की उसको तुरंत जरूरत नहीं पड़ेगी, बस ये उसको अपना एक्सेप्टेंस देना पड़ेगा बिल पे। फैसिलिटी ऑफ डेब्ट पेमेंट। पेइंग अ बिल इज ऑल्सो कन्वीनियंट फॉर डेटर बिफोर द ड्यू डेट। ही कैन सेल द गुड्स एंड कलेक्ट द मनी एंड देन पे द ड्यू डेट। अब देखो उसके पास कैसे, जो वो गुड्स खरीद के लाया उसने उसको बेचा और जब उसके पास पैसे आ गए तो अपने बिल के पैसे को वो दे सकता है ना। सर्टेन डेट ऑफ पेमेंट, और उसको पास पता है कि मुझे इतने दिन में पेमेंट करना ही है, तो वो उसके लिए पहले से वो फंड्स अरेंज करेगा कि मुझे इस टाइम तक पेमेंट मुझे करना ही है करके, ठीक है। अब अदर एडवांटेजेस में क्या आएगा? सेव यूजेस ऑफ करेंसी, मतलब करेंसी से यूज से बच रहे हैं, ठीक है ना। यूज ऑफ बिल रिड्यूस द यूज ऑफ करेंसी। अब बिल्स आप यूज कर रहे हैं तो करेंसी का यूज कम हो गया है। मीन्स ऑफ सेंडिंग मनी। इट इज कन्वीनियंट इन सेंडिंग एंड रिसीविंग पेमेंट। बिल इज वेरी सेफ। मीन्स अब देखो कन्वीनियंट है सेंड करने में, रिसीव करने में, क्योंकि बिल बहुत सेफ है, इधर उधर हो गया तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। कन्वीनियंट इन मेकिंग प्लान्स में, बिजनेसमैन जनरली मेक्स प्लान्स अबाउट द कैश कमिंग इन एंड गोइंग आउट ऑफ बिजनेस। दिस प्लान्स हेल्प देम टू अरेंज फंड्स इन एडवांस फॉर
पेमेंट फॉलिंग ड्यू एंड ऑल्सो इन यूटिलाइजिंग द एक्स्ट्रा फंड्स प्रॉपरली। नेक्स्ट है पेमेंट इन फॉरेन ट्रेड। बिल्स आर वेरी सेफ एंड मोड ऑफ रिसीविंग एंड मेकिंग पेमेंट इन कैश ऑफ केस ऑफ फॉरेन ट्रेड में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एकोमोडेशन बिल में बिजनेस मैन कैन ड्रॉ एंड एक्सेप्ट बिल ऑन ईच अदर टू हेल्प एंड मीट द फाइनेंशियल नीड। बिजनेसमैन एक दूसरे पे बिल बना सकते हैं ना, वही फाइनेंशियल नीड्स को फुलफिल करने के लिए। सम बिल्स आर कॉल्ड एकोमोडेशन बिल्स, कुछ बिल को एकोमोडेशन बिल बोला जाता है, ठीक ना। अब देखो होल्डर ऑफ बिल में क्या बोला है, दिस पर्सन हु रिसीव्स द पेमेंट ऑन ड्यू डेट। होल्डर ऑफ बिल वो होता है जिसको ड्यू डेट पे पैसे मिल जाते हैं। इन अदर वर्ड्स ही द पर्सन हु होल्ड्स द बिल ऑन द ड्यू डेट। मतलब देखो ड्यू डेट में जिसके पास बिल होगा जिसके पास बिल होगा वही होल्डर ऑफ अ बिल है, क्योंकि पैसे भी उसी को मिलेंगे, है ना, जिसके हाथ में बिल है पैसे उसको मिलेंगे। केस बिल इज रिटेन बाय द ड्रॉअर। अब देखो इसके कई केस हैं। बिल अगर ड्रॉअर के पास है तो वही होल्डर ऑफ अ बिल है। अगर उसने किसी थर्ड पार्टी को एंडोर्स कर दिया, किसी और को दे दिया, तो वो बन गया हो बिल होल्डर। अगर उसने बैंक से डिस्काउंट कराया तो फिर बैंक बन गया होल्डर। तो इसका एक तरह के केसेस आते हैं, ठीक है ना। बिल्स ऑफ एक्सचेंज के क्या क्या यूजेस हैं, रिटेनिंग द बिल टिल ड्यू डेट एंड रिसीव द पेमेंट ऑफ इट। देखो सबसे पहले तो बिल आप अपने पास ही रखो, ड्यू डेट के बाद पैसे रिसीव कर लो, ये फर्स्ट है। नेक्स्ट क्या है, अगर आपको जल्दी पैसे की जरूरत है तो आप बैंक में जाके उस बिल को डिस्काउंट करा लीजिए, या फिर आपको अपने क्रेडिटर को पैसे देने हैं तो आप क्या करोगे, आप एंडोर्स कर सकते हैं उस बिल को अपने क्रेडिटर को। रिटायरिंग ऑफ अ बिल क्या होता है, अमाउंट कैन बी रिसीव बिफोर ड्यू डेट। देखो जब अमाउंट आपको पहले ही मिल जाए, जैसे 3 महीने का समय था, डेटर के पास पैसे जल्दी आ गए तो उसने आपको पहले पैसे दे दिए, तो रिटायरिंग आप उस बिल को रिटायर कर देते हैं और उसको कुछ रिबेट देते हैं। रिबेट मतलब कुछ छूट देते हैं, क्योंकि उसने जल्दी पेमेंट कर दिया इसलिए। फिर सेंडिंग बिल फॉर कलेक्शन, इसमें ये होता है कि जब आप अपने बिल को बैंक को दे देते हो कि वो आपके बिहाफ में पैसे कलेक्ट करेगा। फॉर कलेक्टिंग द अमाउंट क्रेडिटर कैन सेंड बिल टू बैंक फॉर कलेक्शन, ठीक है ना। अब कितने टाइप्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज दे दिए हैं इनने। फर्स्ट इसमें दिया है साइड बिल, द बिल विच आर पेड ऑन presentation of the bill or on demand by the drawer are called side bill. They are also called demand bills. Tenure और time bills में था this the bill which are able to paid on expiry of terms or on a particular date. particular date पे इसको पे किया जाता है। प्लेस के, ये टर्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू था। प्लेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो इनलैंड बिल क्या होता है, when the drawer, drawee and the holder of the bill belongs to the same country, मतलब एक ही कंट्री के अंदर बिल अपना एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है ना। फॉरेन बिल में इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है, मतलब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ट्रेड हो रहा है, ठीक है ना। ड्रॉअर और एक्सेप्टर हैं, अलग अलग कंट्री के हैं। कमर्शियल ट्रांजैक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेड बिल्स में बिल मेड फॉर सेटिंग पेमेंट्स फॉर परचेज एंड सेल। देखो जो परचेज और सेल को सेटल करने में जो बिल यूज करते हैं उसको ट्रेड बिल्स बोला जाता है। और एकोमोडेशन बिल में द बिल ड्रॉन फॉर फाइनेंशियल हेल्प। अब इसमें आप पैसे मांग रहे हैं, कुछ बेच खरीद नहीं रहे हैं, बस पैसे मांग रहे हैं, फाइनेंशियल मदद मांग रहे हैं, तो उसको एकोमोडेशन बिल बोला जाता है। रिसीवर के पॉइंट ऑफ व्यू से बियरर बिल में बियरर बिल इज दैट बिल विच इज पेड टू द पर्सन हु प्रेजेंट इट फॉर पेमेंट। बियरर बिल क्या होता है, इज पेड टू द पर्सन, उस पर्सन को पे किया जाता है, हु प्रेजेंट इट फॉर पेमेंट, जो पेमेंट के लिए मांगता है ना, उसको दिया जाता है, वो बियरर बिल होता है। ऑर्डर बिल में इट इज द बिल दैट इज पेड टू द पर्सन हु नेम अपीयर्स। और ऑर्डर बिल में ये रहता, देखो बियरर क्या होता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज अपना बियर रहता है, जिसके पास बिल है पैसे उसको मिलेंगे। और ऑर्डर बिल में पर्टिकुलर उस पर्सन का नाम लिखा रहता है जिसको पेमेंट करना है, तो पेमेंट भी उस जिसका नाम लिखा ऑर्डर किया गया उसी को मिलेगा और किसी को नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बिल रिसीवेबल होता है जिसपे पैसे मिलते हैं, और बिल्स पेबल होता है जिसपे पैसे देने पड़ते हैं, ठीक है। अब ये डिफरेंस दिया तो आप ये डिफरेंस पढ़ लेना तो ये काफी हो जाएगा। देखो पेमेंट में क्या है, पेमेंट बिजनेसमैन रिसीव द पेमेंट ऑफ द बिल, BR है मतलब रिसीव होगा, तो बिजनेसमैन को पैसे रिसीव होंगे, है ना। बिल्स पेबल है तो बिजनेसमैन को पेमेंट करनी पड़ेगी। ड्रॉअर एंड एक्सेप्टर में बिजनेसमैन मेक द बिल हिम हर सेल्फ ऑन रिसीव और रिसीव फ्रॉम द अदर पर्सन इन एंडोर्समेंट। ड्रॉअर में क्या है, ये बिल बिजनेसमैन मेक्स द बिल, ये बिल बनाएंगे और ये अपने एक्सेप्टेंस देते हैं, ठीक है। डिस्काउंटिंग में इन केस ऑफ नीड दीज कैन बी डिस्काउंटेड। देखो इसके पास बिल रहता है क्योंकि बिल इसी ने बनाया, तो ये जाके चाहे तो बैंक से डिस्काउंट करा सकता है, पर ये तो पैसे देने वाला है ना, इसके पास तो बिल ही नहीं, तो ये कहाँ से डिस्काउंट कराएगा, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज नहीं होता।
एंडोर्समेंट में ये एंडोर्स कर सकता है अपने बिल को, ये एंडोर्समेंट नहीं कर सकता है। द अमाउंट ऑफ दिस बिल इज काउंटेड। देखो इसको तो अपने पैसे देने हैं ना, बिल है इसके पास, पर इसके पास तो कुछ भी नहीं है, इसको तो पैसे देने हैं, तो ये थोड़ी बोल देगा अरे यार तुम मेरी जगह पैसे दे दो, ऐसा नहीं है। द अमाउंट ऑफ दिस बिल इज काउंटेड एज एन एसेट्स, इसको एसेट्स की तरह गिना जाता है, इसके लिए लाइबिलिटीज है क्योंकि पे करना है। इसमें बिल रिसीव होता है, इसमें बिल पे करना पड़ता है। द दिस बिल इज रिटर्न टू द एक्सेप्टर और रिसीविंग द पेमेंट, ये बिल रिटर्न किया जाता है एक्सेप्टर को जब पैसे मिल जाते थे। इनके पास बिल था, इनको पैसे मिल गए, अब इनने वो जो बिल था वो उसको देता है, क्योंकि तो पैसे मिल गए ना, बिल का कोई काम नहीं है तो फाड़ के फेंक देंगे। द बिल इज रिसीव बाय द एक्सेप्टर एंड फ्रॉम द ड्रॉअर ऑन मेकिंग द पेमेंट, वही पेमेंट इसको दिए देता है और इसको मिल जाता है पेमेंट करने के बाद। अब ये डिफरेंस आप देखना, ट्रेड बिल्स और बिल एकोमोडेशन। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ड्रॉन अगेंस्ट बिजनेस ट्रांसेक्शन, मतलब लेन देन होता है तो इसको दिया जाता है। इसको बिल्स आर ड्रॉन फॉर शॉर्ट टर्म नीड्स, शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए पैसे, मतलब नीड्स के लिए अपन को पैसे की जरूरत पड़ती है, उसके लिए बिल बनता है। दिस बिल आर ड्रॉन अगेंस्ट प्रॉपर कंसिडरेशन, प्रॉपर कंसिडरेशन के अगेंस्ट इसको ड्रॉ किया जाता है, इसमें कंसिडरेशन लैक रहता है, मतलब कमी रहती है। दिस बिल इज प्रूफ ऑफ डेप्ट, ये प्रूफ होता है डेप्ट का। दिस बिल आर नॉट प्रूफ ऑफ डेप्ट, ये कोई डेप्ट का प्रूफ नहीं होता। एक्सेप्टर ऑफ द बिल इज डेटर, एक्सेप्टर इज नॉट द डेटर, इसमें जो एक्सेप्टर बिल का वो डेटर होता है और इसमें जो एक्सेप्टर होता है वो डेटर नहीं होता है, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट है कोर्ट केस में, ऑन डिसऑनर ऑफ दिस बिल केस कैन बी फाइल्ड बाय द कोर्ट। जैसे ये बिल डिसऑनर हो गया, ट्रेड बिल, तो आप कोर्ट में केस फाइल कर सकते हो कि इसने ड्यू डेट पे पैसे नहीं दिए हैं। Hence, drawer cannot file case against the acceptor, but the discounting bank and endorsee can file the case. देखो जिसके पास एकोमोडेशन बिल होगा वो तो फाइल नहीं कर सकता कोर्ट में केस, पर अगर उसने उस बिल को बैंक को दे दिया या किसी और को दे दिया तो फिर उन लोग फाइल कर सकते हैं उसमें केस, ठीक है ना। Bills that are accepted from the purpose of payment of any transaction, ये हो गया अपना। अब एक अपना प्रॉमिसरी नोट आता है जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज की तरह ही होता है, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 1881 में, अब इसकी डेफिनेशन आप देखना। अ प्रॉमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग नॉट बीइंग अ बैंक और अ चेक नोट containing an unconditional undertaking signed by the maker to pay a certain sum of money on only to or the order of the certain person, मतलब सेम ही डेफिनेशन है, बस नाम यहाँ पे चेंज कर दिया, ये लिखने की जरूरत नहीं है जो ब्रैकेट में है ना। इसको कैरेक्टरिस्टिक क्या, ये भी अनकंडीशनल प्रॉमिस है, मेड बायर बनाता है सेलर पे, जो परचेज करता है गुड्स उसको क्रेडिट में, रिटर्न प्रॉमिस होता है, ठीक है ना। तो सेम ही बात है, एक जैसे ये दोनों। तो यहाँ पे डिफरेंस देखना बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट में। अब इसमें कौन कौन होता है, इसमें ड्रॉवर, मेकर और डेटर बोलते हैं इसको, और इसको पेई बोलते हैं जो पैसे देगा, ठीक है ना। अब ये अपनी एंट्रीज आई यहाँ पे, बुक कीपिंग ऑफ बिल्स ऑफ ट्रांसैक्शन, मतलब अब क्या एंट्रीज अपनी बनेगी। तो यहाँ पे मैं एंट्रीज आपको समझा देती हूँ, फिर मैं क्वेश्चन करके बताऊंगी, ठीक है ना। देखो अपनी इतनी एंट्रीज बनती हैं, ड्रॉइंग एंड एक्सेप्टेंस ऑफ अ बिल, पेमेंट ऑफ अ बिल, डिस्काउंटिंग, एंडोर्समेंट, सेंडिंग अ बिल टू बैंक फॉर कलेक्शन, रिटायरिंग ऑफ अ बिल अंडर रिबेट, डिसऑनर ऑफ बिल, रिन्यूअल ऑफ बिल। सबसे पहले अपन देखेंगे ड्रॉइंग एंड एक्सेप्टेंस ऑफ अ बिल, जब बिल बनाएंगे और एक्सेप्टेंस देंगे। तो देखो दोनों की बुक में आपको एंट्री करने की पड़ेगी, ध्यान रखना, जो बिल बनाएगा उसकी और जो बिल पे एक्सेप्टेंस देगा उसकी, दोनों की बुक पे एंट्री करेंगे अपन। तो सबसे पहले बिल बनने की एंट्री बनेगी, तो BR बिल बन रहा है और एक्सेप्टेंस दे रहा है, पर्सनल मतलब जिसने उधारी में खरीदा है वो एक्सेप्टेंस देगा, तो उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा। ये किसकी बुक में, ड्रॉवर की बुक में, जो बेच रहा है, ठीक है ना। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू एक्सेप्टर्स पर्सनल अकाउंट, जो भी नाम हो, ये ड्रॉवर की बुक में होगा। अब ड्रॉई की बुक में वो खरीद रहा है उधारी में, तो वो अब किसको पैसे देगा, ड्रॉवर को देगा, जिससे खरीद के लाए उसको पैसे देगा, तो उसको डेबिट करेंगे। और उसके लिए क्या है, बिल्स पेबल है, उसको पे करना है, लाइबिलिटी है ना। तो क्रेडिट साइड आता है, तो टू बिल्स पेबल अकाउंट, ये दोनों की बुक में हो गया। और जब बिल पे पैसे देंगे तो इसको कैश मिलेंगे, तो कैश क्रेडिट हो जाए, डेबिट होगा, कैश अकाउंट डेबिट, किसके अकाउंट, BR से मिल रहा है तो BR को क्रेडिट कर देंगे और कैश को डेबिट कर देंगे। और इसके ये पैसे दे रहा है तो बिल्स पेबल को यहाँ पे डेबिट कर देंगे और कैश को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। अब इससे रिलेटेड यहाँ पे इनने क्वेश्चन दिया है, देखो यहाँ पे। ऑन 1 नवंबर 2016 हरीश सोल्ड गुड्स टू रमेश फॉर 5000, हरीश ने गुड्स बेचे रमेश को 5000 के, ठीक है ना। ऑन द सेम डे ही ड्रॉ बिल ऑफ 5000, हरीश ने रमेश को गुड्स बेचे और रमेश ने उधारी में लिया होगा, तो उसने उस पर 5000 का, जितने का गुड्स बेचा उतने का बिल बनाया, ठीक है ना, 1 मंथ के लिए, 1 मंथ के बाद वो पे करेगा।
विच वॉज एक्सेप्टेड बाय रमेश, और रमेश ने अपनी एक्सेप्टेंस दे दी। तो हरीश कौन है, ये ड्रॉवर हो गया बनाने वाला, और रमेश कौन है, ये ड्रॉई हो गया एक्सेप्टेंस देने वाला। ठीक है, पहले अपन ड्रॉवर की बुक में एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले जो गुड्स उसने बेचे हैं उसकी एंट्री करेंगे। किसको दिया, रमेश को दिया, तो रमेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट। उसके बाद बिल बनाने की एंट्री आएगी। तो बी आर अकाउंट डेबिट टू रमेश, किसका बिल है, ये रमेश दे रहा है ना एक्सेप्टेंस, तो टू रमेश बिल एक्सेप्टेंस दे दी उसने। फिर अब 1 महीने बाद अपन को पेमेंट मिल जाएगा। तो 1 महीने बाद गिनेंगे तो 1 दिसंबर होगा, 3 दिन का ग्रेस डेज जोड़ा तो 4 दिसंबर। अब पैसे मिल रहे हैं तो कैश अकाउंट डेबिट टू बी आर अकाउंट, पेमेंट ऑफ द बिल रिसीव्ड। ये ड्रॉअर की बुक में हो गया। अब ड्रॉई की बुक में इसने परचेज किया तो परचेज अकाउंट डेबिट, किससे खरीदा है, हरीश से, टू हरीश आ गया। फिर अब इसने एक्सेप्टेंस दी है, किसको दी है, हरीश को, हरीश डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। अब ये पैसे देगा तो बिल्स पेएबल में पैसे दिए टू कैश अकाउंट, डेट सेम आएगी। आया समझ में, ये सिंपल केस था, जब बिल उसी के पास है, जिसने बिल बनाया है उसी के पास बिल है। ठीक, ये फर्स्ट केस है अपना। अब नेक्स्ट केस देखो, डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल। इफ ड्रॉअर और द होल्डर वांट्स फंड्स बिफोर द ड्यू डेट, देन ही मे डू सो बाय डिस्काउंटिंग द बिल। ही she may receive the money stated in the bill before time. Bank or financier discounting the bill deducts some amount as discounting charges. This was receiving money of bill after discount from the bank and financier called discounting of a bill. देखो ये मैं बताती हूँ आपको, ड्रॉवर और जो भी होल्डर है बिल का, उसको ड्यू डेट से पहले पैसों की जरूरत पड़ गई, उसको पहले पैसे चाहिए। तो अब वो क्या करेगा, उससे तो वो बोल नहीं सकता एब्सेप्टर से, क्योंकि उसने टाइम दिया, तो वो बोलेगा तुमने मुझे 3 महीने का टाइम दिया है, जितने महीने का टाइम हो, तो मैं क्यों पैसे दूं तुमको इससे पहले, है ना। तो अब वो उसके पास तो जा नहीं सकता पैसे मांगने। तो वो क्या करेगा, ड्रॉवर उस बिल को लेके बैंक के पास जाएगा। ठीक है, बैंक के पास गया और बैंक वाले ने उसको बिल को दिया, सब बिल ठीक था, तो बैंक वाला उसको पैसे दे देगा उस बिल पे, जितना भी अमाउंट लिखा रहेगा उसका कुछ % डिस्काउंटिंग चार्जेस काट के पैसे देगा। जैसे 4000 लिखा तो ध्यान रखना 20 रुपए, 30 रुपए या 40 रुपए पैसे काट के ही उसको वो पैसे देगा, डिस्काउंटिंग चार्जेस बोला जाता है। तो पूरा अमाउंट कभी भी नहीं मिलता है, कुछ अमाउंट कम होके मिलता है। वो बिल उसको मिल जाएगा, और वो बिल किसके पास रहेगा आप बताइए, बैंक के पास रहेगा, क्योंकि उस बिल पे तो उसको पैसे मिल गए ना, तो वो बिल को भी थोड़ी लेके चला जाएगा। अब वो बिल बैंक के पास चला गया, तो जब पैसे रिसीव होंगे तो वो रिसीव किसको होंगे, वो बैंक को रिसीव होंगे पैसे। ठीक है ना, तो ये होता है डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल। अब इसकी एंट्री क्या बनेगी, देखो इसकी एंट्री सिर्फ ड्रॉअर की बुक में होगी, बिल को डिस्काउंट कराने की। ये बनाने वाली तो एंट्री होगी ड्रॉअर की बुक में, पर रिसीव वाली एंट्री नहीं होगी। क्यों, क्योंकि उसको पैसे तो बैंक से मिलेगा ना, तो जो बैंक से पैसे मिलेगा उसकी एंट्री करेगा वो, और इस बिल को पहले वो क्या करेगा, एंडोर्स करेगा। तो देखो ये एक ही एंट्री हो गई, एंडोर्स नहीं सॉरी, बैंक को देगा, तो ये एंट्री होगी। इसकी जगह ड्रॉअर की बुक में अब ये वाली एंट्री होगी, कैश और बैंक, जो बैंक से उसको पैसे मिलेंगे वो, डेबिट डिस्काउंट, क्योंकि उसने डिस्काउंट अलाउ किया ना, कुछ पैसे डिडक्ट करके बैंक पैसे दे रही है, तो डिस्काउंट डेबिट टू बी आर अकाउंट। तो ये वाली एंट्री की जगह यहाँ पे एक डिस्काउंट और आ गया, क्योंकि ये पैसे इसने नहीं दिया, एक्सेप्टर ने नहीं दिया, ठीक है ना, ये पैसे बैंक ने दिए, इसलिए ये एंट्री बनेगी अपनी। ठीक, आप बताइए ये वाली एंट्री डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल, इसके बुक में बनेगी क्या एंट्री, बनेगी नहीं बनेगी। क्यों बनेगी, क्योंकि इसको तो कोई लेना देना नहीं है ना, इसको तो बस पेमेंट करना है, तो इसके में तो ये सेम एंट्री रहेगी, क्योंकि इसको बिल किसी के पास भी हो, इसको तो बस बिल पे पैसे देने हैं, तो बस इसकी बुक में एक ये वाली एंट्री ऐड हो जाती है। ठीक है ना। अब आप एक क्वेश्चन देखो यहाँ पे, 1 जनवरी 2016 है, परचेज गुड्स फ्रॉम बी। ए ने परचेज गुड्स किया है बी से, तो ए ने खरीदा तो ए कौन हो गया, ड्रॉई हो गया, और बी ड्रॉवर हो गया। ठीक है ना, 8000 का। ऑन 4 जनवरी ही पेड 2000 इन कैश। 1 जनवरी को गुड खरीदा, उसने 4 जनवरी को पेमेंट किया कैश में, और बाकी जो बचा हुआ अमाउंट था उस पर उसने अपनी एक्सेप्टेंस दी है कि मैं 3 महीने बाद उस पैसे को पे कर दूंगा। ठीक है। ऑन 7 फरवरी ए डिस्काउंटेड बी। अब बी को पैसों की जल्दी जरूरत पड़ी, तो बी ने क्या किया, उस बिल को डिस्काउंट कराया बैंक से 4% पर एनम पे, मतलब ये डिस्काउंटिंग जो डिडक्ट करेगा ना वो उसका परसेंटेज दिया एट 4% पर एनम एट मैच्योरिटी। ए मेट द बिल, मैच्योरिटी के बाद ए ने बिल पे पैसे दे दिए। अपन को ट्रांसैक्शन रिकॉर्ड करना है ए और बी के में। तो सबसे पहले गुड्स बेचने की एंट्री, ए को बेचा है, ए डेबिट टू सेल्स अकाउंट। फिर बिल्स, अब देखो उसने कुछ कैश दिया है, उसके बाद जो बचा अमाउंट है उस पर एक्सेप्टेंस दी है, तो कैश अकाउंट डेबिट जो 2000 मिल गया, और बाकी जो 6000 बचा उस पे उसने बिल्स पे एक्सेप्टेंस दी है, तो बी आर अकाउंट डेबिट टू ए।
कैश एंड एक्सेप्टेंस रिसीव। ठीक है, अब इस 6000 को अपडेट भी देखो, 1 जनवरी को गुड्स बेचा, 4 जनवरी को पैसे मिले और बिल्स पे एक्सेप्टेंस दी। अब उसने बिल को डिस्काउंट कब कराया बैंक से, 7 फरवरी को डिस्काउंट कराया, तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। 6000 का 4% निकालेंगे। अब इसमें मंथ भी आएगा, ध्यान रखना। 6000 का 4% कितने महीने का टाइम बचा, देखो आपका बिल बना है, मतलब एक्सेप्टेंस दिया है उसने, कब दिया एक्सेप्टेंस, 4 को दिया ना, तो जनवरी से, और उसने फरवरी को डिस्काउंट कराया, तो अपना मैच्योरिटी डेट कब बनेगा, जनवरी से फरवरी, फरवरी से मार्च, मार्च से अप्रैल, अप्रैल को ड्यू डेट बन रही है और इसने फरवरी में बिल को डिस्काउंट कराया, तो कितने महीने बचे, फरवरी से मार्च, मार्च से अप्रैल, 2 महीने बचे, तो 2/12, 2 1 जा 2 6 जा, तो ये अपना आया 1000, तो देखो 40 रुपीज़ आया अपना डिस्काउंटिंग चार्जेस। फिर अब किसकी बुक में, एक्सेप्टर ए की बुक में, इसने गुड्स खरीदे तो परचेज अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट 8000। अब इसने पैसे दिए हैं तो बी को दिए हैं पैसे, टू कैश टू बिल्स पेबल अकाउंट। अब इसको तो पे करना है, इसके में कुछ लेना देना नहीं है डिस्काउंट का कराने का, है ना, तो 7 अप्रैल को ड्यू डेट बनी अपनी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, इस तरीके से होता है ये केस।